नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सेंटर फेफाना पर। मैं मुकेश पुरी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किरण प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी के पिछले लाइव लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया है परावर्तन के बारे में, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त कर ली है। हमने कहा कि जब कोई अपारदर्शी माध्यम पर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो वह दूसरे माध्यम में न जाकर, यानी जब कोई अपारदर्शी पृष्ठ पर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो वह दूसरे माध्यम में न जाकर उसी माध्यम में पुनः लौट आती है, और प्रकाश किरण की यह घटना जो है इसे हम लोग परावर्तन कहते हैं। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर एक अवशोषित किरण की बात की, यानी हमने ये कहा भी आपतित प्रकाश किरण की तीव्रता जो है वो हमेशा परावर्तित प्रकाश किरण की तीव्रता से ज़्यादा होती है। तो कुछ भाग जो है आपतित प्रकाश किरण का वो पृष्ठ द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और उसे हम लोग अवशोषित किरण के रूप में दर्शाते हैं। इतना हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा है। इसके बाद हम लोगों ने दर्पण के बारे में पढ़ा और समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण है वो भी हम लोगों ने जाना। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल मिरर, यानी गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण क्या होते हैं बेटा? गोलीय दर्पण होते हैं कांच के गोले के बने हुए, यानी कांच के गोले के कोई भाग होते हैं और कांच के गोला, जैसे ये मान लिया मेरे पास कोई कांच का गोला है और इसका कोई भाग ले लिया मैंने, इतना भाग ले लिया, तो इस भाग पर पॉलिश कर दूं। यदि मैं बाहर की साइड यदि पॉलिश करूंगा, ठीक है, पॉलिश आप लोगों को मैंने बताई है AgBr या AgNO3 की पॉलिश की जाती है। यदि बाहर की साइड पॉलिश करूंगा तो एक प्रकार का दर्पण, और यदि इसी गोले के अंदर की साइड यदि मैं पॉलिश कर दूं तो दूसरे प्रकार का दर्पण बनता है। यानी कहने का मतलब गोलीय दर्पण जो वो दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार अपने पास है जिसका परावर्तक पृष्ठ अवतलाकार हो या अंदर धंसा हुआ हो, इसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। और जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो या जिसका परावर्तक पृष्ठ उत्तलाकार हो, इस प्रकार के दर्पणों को हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। तो अपने पास गोलीय दर्पण जो है वो दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है बेटा जी, ये हम लोगों ने जान लिया था लास्ट लेक्चर तक। अब आज मैं शुरुआत करूंगा गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषिक शब्दावली से, यानी गोलीय दर्पण से संबंधित कौन कौन सी परिभाषाएं हम लोग पढ़ते हैं वो हम लोग जानेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करेंगे, अंत तक वीडियो जरूर देखेंगे, तभी ये चैप्टर समझ में आएगा। 10वीं क्लास में यदि आपके कोई भाई बहन है तो उन्हें भी ये वीडियो दिखाएं, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। 10th क्लास का 9th चैप्टर जो है प्रकाश, लाइट, वो इसी जो अपना ये किरण प्रकाशिकी इसी पर आधारित है, तो वो बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है बेटा जी, तो मैं शुरुआत करता हूँ गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषिक शब्दावली की। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषिक शब्दावली। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास आता है ध्रुव। गोलीय दर्पण का ध्रुव यानी पोल होता क्या है, मैं यहां पर साथ साथ में डायग्राम बनाते जाऊंगा। ये मेरे पास उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण एक गोलीय दर्पण होता है। इसका परावर्तक पृष्ठ x से y तक है। इसका परावर्तक पृष्ठ क्या है? x से y तक है, थोड़ा सा x से y तक है। ठीक है बेटा, अब देखिए यहाँ पर इस परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होगा, जैसे यहाँ पर ये मध्य बिंदु हो गया, इसे बोला जाता है दर्पण का ध्रुव, यानी परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है, और इसे दर्शाते हैं कैपिटल P से, इसे दर्शाते हैं कैपिटल P से। ठीक है, नंबर 2 आता है मेरे पास मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष क्या होगी बेटा? एक ऐसी कोई काल्पनिक सीधी रेखा जो दर्पण के ध्रुव में से गुजरे। ये जो रेखा है इसे मैं क्या बोलूंगा? मुख्य अक्ष बोलूंगा। ठीक है, दर्पण के ध्रुव में से गुजरने वाली सीधी काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, ये है मुख्य अक्ष।
इसके बाद आता है मेरे पास नंबर 3 द्वारक। इंग्लिश में बोलते हैं इसे अपर्चर। द्वारक, द्वारक क्या होता है? अलग अलग डेफिनेशन जो है वो द्वारक की मिलती है देखने को, अलग अलग परिभाषाएं। पहली परिभाषा क्या होगी? ये गोलीय दर्पण यानी x से y तक का ये परावर्तक पृष्ठ का पूरा भाग जो है इसे द्वारक बोला जाता है। लेकिन ये द्वारक की परिभाषा जो है सही मायने में देखा जाए तो इसे गलत ठहराया जाता है। ठीक है, द्वारक की सही परिभाषा क्या होती है? परावर्तक पृष्ठ के सिरों को मिलाने वाली सीधी रेखा। परावर्तक पृष्ठ के सिरों को मिलाने वाली सीधी रेखा जो है ये क्या है? द्वारक है। ये क्या है? गोलीय दर्पण का द्वारक है। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ के सिरों को मिलाने वाली सीधी रेखा जो है वो क्या है? गोलीय दर्पण का द्वारक होती है। ठीक है ना। कुछ स्थानों पर दिया जाता है गोलीय दर्पण जो कांच के गोले का बना होता है, जितना भाग कांच के गोले का लिया जाता है वही द्वारक होता है, तो वो तो परावर्तक पृष्ठ हो गया, यानी इतना भाग लिया है तो ये तो परावर्तक पृष्ठ हो गया। ठीक है बेटा। नंबर 3 आता है मेरे पास, सॉरी नंबर 4 मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है, जब कोई प्रकाश किरण गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है या आपतित होती हुई प्रतीत होती है, तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर मिलती है, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर मिलती है, जैसे इस बिंदु पर मिल गई, तो इसे हम लोग बोलते हैं दर्पण का मुख्य फोकस। इसे क्या बोलते हैं? दर्पण का मुख्य फोकस। और मुख्य फोकस को कैपिटल F द्वारा दर्शाते हैं। मुख्य फोकस को कैपिटल F द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है बेटा जी। इसके बाद नंबर 5 आता है मेरे पास फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकल लेंथ बोलते हैं इसे इंग्लिश में। फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या होगी बेटा? मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी जो है इसे फोकस दूरी बोला जाता है। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस एवं ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी जो है उसे फोकस दूरी कहते हैं। जैसे ये दूरी जो है इसे क्या बोलेंगे हम लोग? फोकस दूरी बोलेंगे। ठीक है। इसके पश्चात नंबर 6 पर आता है मेरे पास वक्रता केंद्र। इंग्लिश में बोलते हैं इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र होता क्या है? वक्रता केंद्र होता है बेटा, हमने कहा है भी गोलीय दर्पण जो है वो कांच के गोले का बना होता है। गोलीय दर्पण कांच के गोले का बना होता है और गोलीय दर्पण जिस कांच के गोले का बना होता है उसी गोले का केंद्र, जैसे ये गोला हो गया, ये कांच का गोला है, तो इस कांच के गोले का जो केंद्र होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र बोलेंगे। और वक्रता केंद्र को कैपिटल C द्वारा दर्शाते हैं। वक्रता केंद्र को कैपिटल C द्वारा दर्शाते हैं। गोलीय दर्पण जिस कांच के गोले का बना होता है उसका केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। गोलीय दर्पण जिस कांच के गोले का बना होता है उसका केंद्र ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है बेटा जी। इसके बाद नंबर 7 आता है मेरे पास वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी? वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी जो है उसे वक्रता केंद्र बोला जाता है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। और इसे कैपिटल R से दर्शाते हैं। इसे कैपिटल R द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है। तो ये अपने पास 7 डेफिनेशंस हैं गोलीय दर्पण से संबंधित। पहली क्या है? ध्रुव। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। इसके बाद आता है मुख्य अक्ष। सीधी काल्पनिक रेखा जो दर्पण के ध्रुव में से गुजरे क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष कहलाएगी। इसके बाद आता है द्वारक। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के सिरों को मिलाने वाली सीधी रेखा। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के सिरों को मिलाने वाली सीधी रेखा जो है वो क्या कहलाती है? द्वारक कहलाती है। इसके बाद आता है मुख्य फोकस। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गोलीय दर्पण पर आपतित होती है या आपतित होती हुई
प्रतीत होती है। तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग बोलते हैं मुख्य फोकस। इसके बाद आता है फोकस दूरी। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी जो उसे फोकस दूरी कहते हैं। इसके बाद आता है वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस कांच के गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र जो है उसे वक्रता केंद्र बोला जाता है। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये 7 डेफिनेशन जो है वो आप लोगों को याद करनी है, ठीक है। इसके पश्चात मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है भी यहाँ पर जो वक्रता त्रिज्या है यानी कैपिटल आर जो है, कैपिटल आर जो है वो फोकस दूरी का दुगना होता है। आर बराबर होता है किसके? 2f के। ये हमें सिद्ध करना है। तो अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है सिद्ध कीजिए आर बराबर 2f। इसे मैं सिद्ध करता हूं अब, आर बराबर 2f, ठीक है। अपना क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए r बराबर 2f। यानी वक्रता त्रिज्या जो है वो फोकस दूरी का दुगुना है। ये हमें सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए r बराबर 2f। वक्रता त्रिज्या जो है वो फोकस दूरी का दुगुना होता है। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। मैंने ले लिया, मेरे पास एक कोई छोटे द्वारक का कोई गोलीय दर्पण है, अवतल दर्पण ले लेता हूं मैं। छोटे द्वारक का कोई गोलीय अवतल दर्पण है, ठीक है। ये दर्पण का ध्रुव है और ये कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के मुख्य अक्ष है। ये क्या है? मुख्य अक्ष है। यहां पर मुख्य फोकस ले लिया मैंने, यहां पर ले लिया वक्रता केंद्र, ठीक है। हो गई बात क्लियर। जब कोई प्रकाश किरण, हमें पता है जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस में से गुजरेगी। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस में से गुजरेगी, ये गुजर गई। ये जो आपतन बिंदु है इसे मैं एम नाम दे देता हूं। इसे क्या नाम दे दिया मैंने? एम नाम दे दिया, ठीक है बेटा, एम नाम दे दिया। अब मैंने शुरू में कहा है छोटे द्वारक का। छोटे द्वारक का मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने कहा द्वारक क्या होता है, तो द्वारक क्या था? परावर्तक पृष्ठ के सिरों के बीच की सीधी दूरी, ये था। अब यदि ये द्वारक छोटा हो, जैसे मान लिया इतना ही है द्वारक, छोटा बिल्कुल, तो द्वारक यदि छोटा होगा तो ये जो परावर्तक पृष्ठ है ये मुख्य अक्ष पर लगभग क्या होगा? लंबवत होगा। लगभग क्या होगा बेटा? लंबवत होगा। बस इतना याद रखना है आप लोगों को। जब कोई दर्पण छोटे द्वारक का लिया जाएगा तो उसका परावर्तक पृष्ठ मुख्य अक्ष पर लगभग लंबवत होगा। जब कोई दर्पण छोटे द्वारक का लिया जाएगा तो उसका परावर्तक पृष्ठ मुख्य अक्ष पर लगभग लंबवत होगा। बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पर मैं कह देता हूं ये लंबवत है इस पर, ठीक है ना। अब कोई प्रकाश किरण जो है, मान लेता हूं कोई प्रकाश किरण इस वक्रता केंद्र में से आपतित होती है इसी आपतन बिंदु M पर, तो ये पुनः इसी दिशा में लौट आएगी। यानी जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र में से आपतित होती है तो वापस उसी दिशा में आ जाती है। इसका मतलब वक्रता केंद्र में से आपतित होती हुई प्रकाश किरण, वक्रता केंद्र में से आपतित होती हुई प्रकाश किरण गोलीय दर्पण के लिए अभिलंब का कार्य करती है। क्योंकि हमने समतल दर्पण में देखा था जब कोई प्रकाश किरण अभिलंबवत आपतित होती है तभी वह वापस उसी दिशा में जाती है। ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। यानी जब कोई प्रकाश किरण अभिलंबवत आपतित होती है तभी उसी दिशा में जाती है। तो मैं कह देता हूं वक्रता केंद्र में से आपतित होने वाली ये प्रकाश किरण अभिलंबवत आपतित हो रही है, ठीक है। तो ये अपने पास अभिलंब हो गया। तो ये क्या है? आपतन कोण है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण है आपतन कोण। ये कोण आई है तो ये कोण भी कितना होगा बेटा? आई होगा, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है? बराबर होता है। ये कोण आई और ये कोण यहाँ पर दोनों एकांतर कोण है तो ये भी आई हो गया। ये आई तो ये इस त्रिभुज का बाह्य कोण है, यानी ये कितना हो जाएगा? 2i हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 2i हो जाएगा, ठीक है। होगी बात क्लियर। यहां तक डायग्राम में किसी के कोई प्रॉब्लम हो तो रिवर्स करके इसे दोबारा से चेक करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहां से यहां तक की दूरी जो है वो फोकस दूरी f है और यहां से यहां तक की दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या यानी कैपिटल R है। अब देखिए यहां पर दो त्रिभुज है मेरे पास, एक MPF और दूसरा MPC। तो पहले मैं त्रिभुज MPF में tan 2i का मान ज्ञात करता हूं। tan 2i का मान कितना होगा? लंब बटे आधार।
लंब यानी MP बटे आधार कितना है, फोकस दूरी F है, फोकस दूरी F। ठीक है, फिर यहां से देखिए tan 2i का मान आ गया मेरे पास। हमें पता है यदि i की वैल्यू लगभग किसके बराबर है, 0 के, तो 2i का मान भी लगभग कितना होगा, 0 होगा। और 2i का मान यदि 0 होगा तो फिर मुझे पता है tan 2i का मान किसके बराबर होगा बेटा, लगभग बराबर होगा 2i के। तो इस कंडीशन के आधार पर मैं लिख सकता हूं यहां से 2i का मान जो है वो किसके बराबर है, MP बटा F के बराबर है, या फिर MP जो है वो बराबर है 2i इंटू F के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां तक किसी के कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए आगे की बात। अब मैं ले लेता हूं त्रिभुज MPC में, त्रिभुज MPC में, MPC में, MPC में मेरे पास tan i का मान ज्ञात करूं मैं। tan i किसके बराबर होगा, लंब बटे आधार। तो MP बटे आधार क्या है, वक्रता त्रिज्या यानी R है, वक्रता त्रिज्या यानी R है। यहां पर देखिए i का मान लगभग बराबर क्या है, 0 है। तो tan i का मान किसके बराबर हो जाएगा, tan i का मान लगभग बराबर होगा किसके, i के। tan i किसके बराबर होगा, लगभग i के बराबर होगा। तो मेरे पास आ जाएगा i इज इक्वल टू MP बटे R, या फिर मैं क्या लिख सकता हूं, MP बराबर I इंटू R लिख सकता हूं। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो 1 और 2 से मेरे पास क्या आ जाएगा, I इंटू R बराबर है किसके, 2i इंटू F के। I से I कैंसिल आउट हो जाएगा, तो R बराबर कितना आ गया बेटा, 2F आ गया। R बराबर कितना आ गया, 2F आ गया। और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये था मेरे पास भी वक्रता त्रिज्या जो है वो फोकस दूरी का दुगना होता है। मैंने आप लोगों को सिद्ध करके बताया है, सभी बच्चों के समझ में आना चाहिए। इसे आप रिवर्स करके देखेंगे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। जो 10th क्लास में आपके भाई बंधु पढ़ रहे हैं उन्हें भी ये वीडियो दिखाएंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, अब देखिए आगे नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, तो प्रतिबिंब निर्माण के नियम जो है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के नियम हम लोग पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के नियम। ये नियम यदि आप लोगों को आते हैं तो ये पूरा चैप्टर आप लोगों के याद है। ये नियम आप लोगों को समझने हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के नियम आप लोगों को एकदम कंठस्थ करने हैं, पूर्ण रूप से आप लोगों को आने चाहिए। ठीक है ना, इस पर 10th क्लास में श्योर क्वेश्चन आता है, 12th क्लास में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वो न्यूमेरिकल रहेगा। ठीक है, इस पर आधारित। तो सबसे पहला नियम सबसे पहला नियम क्या है बेटा, देखिए डायग्राम के साथ मैं आप लोगों को समझाऊंगा। दोनों प्रकार के दर्पण मैं यहाँ पर बनाऊंगा। ये मेरे पास उत्तल दर्पण है, ये मेरे पास अवतल दर्पण है। ठीक है, ये उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष, ये अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष। ठीक है, ये ध्रुव है, ये इसका ध्रुव, ये मुख्य फोकस और ये वक्रता केंद्र। ये इसका मुख्य फोकस और ये इसका वक्रता केंद्र है। ठीक है, सबसे पहले बात करें अवतल दर्पण पर। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस में से गुजरेगी। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस में से गुजरेगी। और उत्तल दर्पण के लिए यही नियम क्या हो जाता है, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस में से गुजरती हुई प्रतीत होती है। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस में से गुजरती हुई
प्रतीत होती है। इसे तभी मैं डैश डैश लाइन से बता रहा हूं। तो अपना प्रतिबिंब निर्माण का पहला नियम क्या हो गया बेटा, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस में से गुजरेगी या फिर गुजरती हुई प्रतीत होगी। गुजरेगी इसका मतलब अवतल दर्पण और गुजरती हुई प्रतीत होगी यानी अवतल दर्पण है। ठीक है, ये पहला नियम है। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गोलीय दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस में से गुजरेगी या फिर गुजरती हुई प्रतीत होगी। गुजरेगी इसका मतलब अवतल दर्पण है, गुजरती हुई प्रतीत होगी इसका मतलब है उत्तल दर्पण है। ठीक है, यह था अपना पहला नियम। अब दूसरे नियम की बात करता हूं मैं। दूसरा नियम इसका रिवर्स है। दूसरा नियम क्या है, इसका रिवर्स। सेकंड नियम, ये मेरे पास अवतल दर्पण, ये मेरे पास उत्तल दर्पण। ठीक है, ये मुख्य फोकस हो गया, ये इसका मुख्य ध्रुव हो गया, ये मुख्य फोकस, ये वक्रता केंद्र, ये ध्रुव हो गया, ये मुख्य फोकस और ये वक्रता केंद्र। दूसरा नियम क्या कहता है बेटा, देखिए ध्यान से। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस में से आपतित होती है, मुख्य फोकस में से आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यानी जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस में से आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और इसमें नियम क्या होगा, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस में से आपतित होती हुई प्रतीत होती है, मुख्य फोकस में से आपतित होती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यानी दूसरा नियम क्या कहता है, पूर्ण रूप से यदि देखें, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस में से आपतित होती है या आपतित होती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस में से आपतित होती है या आपतित होती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, तो यदि आपतित होती है इसका मतलब वहां पर अवतल दर्पण है, आपतित होती हुई प्रतीत होती है इसका मतलब है उत्तल दर्पण है। ठीक है, यह था अपने पास दूसरा नियम। अब नियम नंबर अपने पास है 3। तीसरा नियम क्या है, देखिए। नियम नंबर 3, इसके 4 ही नियम है और चारों नियम से सारे डायग्राम, सारे चित्र आप लोग आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तीसरा नियम क्या है, देखिए। ये इंपॉर्टेंट नियम है। ठीक है, दोनों डायग्राम बना देता हूं साथ में। तीसरा नियम क्या कहता है बेटा, देखिए। जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र में से आपतित होगी, जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र में से आपतित होगी या आपतित होती हुई प्रतीत होगी तो वह पुनः उसी दिशा में लौट जाएगी। यानी जैसे यहां से कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र में से आपतित हुई तो आपतित हुई तो वापस उसी दिशा में लौट जाएगी। इसी प्रकार से यहां पर आपतित होती हुई प्रतीत हुई, आपतित होती हुई प्रतीत हुई तो पुनः उसी दिशा में लौट जाएगी। ठीक है, ये है अपने पास। जब कोई प्रकाश किरण गोलीय दर्पण पर वक्रता केंद्र में से आपतित होती है या आपतित होती हुई प्रतीत होती है तो वह पुनः उसी दिशा में लौट जाएगी। अब मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट रूल है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वक्रता केंद्र में से आपतित होती हुई प्रकाश किरण गोलीय दर्पण के लिए अभिलंब का कार्य करती है। वक्रता केंद्र में से आपतित होती हुई प्रकाश किरण गोलीय दर्पण के लिए अभिलंब का कार्य करती है। वक्रता केंद्र में से आपतित होती हुई प्रकाश किरण गोलीय दर्पण के लिए अभिलंब का कार्य करती है, यानी अभिलंबवत रहती है। अभिलंबवत प्रकाश किरण ही वापस उसी दिशा में जाती है। क्यों? क्योंकि इसके लिए आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान शून्य रहता है। इसके लिए आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान क्या रहेगा? शून्य रहेगा।
तो नियम को दोबारा समझिए। जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र में से आपतित होगी तो परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र में से आपतित होगी तो परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। या फिर जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र में से आपतित प्रतीत होती है तो परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस जाती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, ये अपने पास तीसरा नियम है। और चौथा और लास्ट नियम क्या है, देखिए चौथा नियम। चौथा नियम देखिए क्या है बच्चों। चौथा नियम दोनों दर्पण के लिए समान ही रहता है। ये तो ठीक है, ये अपने पास अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण। तो चौथा नियम क्या कहता है, जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है, गोलीय दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है, ये लो गोलीय दर्पण के ध्रुव पर आपतित हुई, तो आपतन के टाइम मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बनाती है, परावर्तन के टाइम भी उतना ही कोण बनाते हुए निकल जाएगी या निर्गत हो जाएगी। ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण गोलीय दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है तो आपतन के टाइम जितना कोण बनाती है उतना ही कोण बनाते हुए निर्गत हो जाएगी। ठीक है, यही नियम यहाँ पर लागू होता है। जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है तो आपतन के समय जितना कोण बनाती है उतना ही कोण बनाते हुए निर्गत हो जाती है। तो ये अपने पास चौथा नियम है। इन चार नियमों की सहायता से हम लोग सभी प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं। सभी दोनों दर्पण यानी दोनों गोलीय दर्पण हैं उनके लिए प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं। तो ये चार नियम आप लोगों को पूर्णतः कंठस्थ करने हैं। इसके पश्चात हम लोग प्रतिबिंब निर्माण पढ़ेंगे। आज मैं केवल एक टॉपिक इसके पश्चात और करवाने वाला हूं, वो है मेरे पास कार्तीय चिन्ह परिपाटी या यूं कहें कार्टेशियन साइन प्रॉपर्टीज। कार्तीय चिन्ह परिपाटी ये इंपॉर्टेंट है। कार्तीय चिन्ह परिपाटी न्यूमेरिकल में आप लोगों की बहुत मदद करती है। कार्तीय चिन्ह परिपाटी जो है वो न्यूमेरिकल के लिए ही यहां पर दी जाती है। कार्तीय चिन्ह परिपाटी कार्तीय चिन्ह परिपाटी कार्टेशियन कन्वेंशन। ठीक है, साइन कन्वेंशन या कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो होता क्या है कार्टेशियन साइन कन्वेंशन क्या है, ये दोनों लेंस कहें चाहे दर्पण दोनों के लिए समान माना जाता है। ये मान लिया मेरे पास मुख्य अक्ष है, आप लोगों के एकदम समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मुख्य अक्ष है, ये चाहे दर्पण मान लो चाहे लेंस मान लो, मैंने दर्पण ले लिया क्योंकि हम लोग दर्पण पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है ना, दर्पण के लिए कोई भी दर्पण हो, चाहे समतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण, गोलीय दर्पण, कोई भी दर्पण हो। ठीक है, अब देखिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी क्या कहती है। ये क्या है, ध्रुव है। तो पहली बात, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाएगी। सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाएगी। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है, मापी जाएगी। यानी चाहे प्रतिबिंब की दूरी हो चाहे बिंब की दूरी हो, ठीक है, सभी दूरियां कहां से मापी जाएगी, दर्पण के ध्रुव से मापी जाएगी। ठीक है, नंबर 2 बात क्या आती है, आपतित प्रकाश किरण की दिशा, यानी ये आपतित प्रकाश किरण की दिशा होगी। आपतित प्रकाश किरण परावर्तक पृष्ठ की ओर आती हुई होगी। ये परावर्तक पृष्ठ है, इसकी ओर आती हुई होगी। तो आपतित प्रकाश किरण की दिशा में मापी गई दूरी हमेशा धनात्मक ली जाती है। आपतित प्रकाश किरण की दिशा में मापी गई दूरी हमेशा धनात्मक ली जाती है। आपतित प्रकाश किरण की दिशा में मापी गई दूरी हमेशा धनात्मक ली जाती है। और आपतित प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरी हमेशा ऋणात्मक ली जाती है। आपतित प्रकाश किरण की दिशा में मापी गई दूरी हमेशा धनात्मक और विपरीत दिशा में मापी गई दूरी हमेशा ऋणात्मक ली जाती है। इसके पश्चात मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई दूरी, मुख्य अक्ष के ऊपर कोई भी दूरी मापेंगे वो धनात्मक होगी और मुख्य अक्ष के नीचे कोई भी दूरी मापेंगे वो ऋणात्मक होगी। मुख्य अक्ष के नीचे की दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तो ये 3 साइन कन्वेंशन आप लोगों को याद रखनी है। पहला, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। दूसरा,
आपतित प्रकाश किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक और विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक ली जाती है। तीसरा, मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी जो होगी या मुख्य अक्ष के ऊपर की ऊंचाई जो होगी वो धनात्मक होगी और मुख्य अक्ष के नीचे की ऊंचाई या गहराई जो होगी वो ऋणात्मक होगी। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, बस ये कार्टेशियन साइन प्रॉपर्टी है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लाइव लेक्चर नहीं हो पाया था, तो अब जो मैं आज वीडियो अपलोड कर रहा हूं इसके स्थान पर कल से अपनी रेगुलर लाइव क्लासेस चलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। धन्यवाद।